हम ऑलरेडी अब एल्केन एल्कीन और एल्काइन देख चुके हैं, है ना। यूपीएससी नाम लिखना आ गए, बहुत सारे बच्चों को आ गए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो टेस्ट में वो चीज उम्मीद टूट जाएगी या फिर क्लियर हो जाएगी कि हाँ बन रहे हैं। चीटिंग मत करना, नहीं तो कोई मतलब नहीं है चीटिंग करके मैंने क्लास में पूछ लिया और आप आंसर नहीं दे पाए। तो फिर मेरे को और ज्यादा गुस्सा आएगी, और फिर अभी अगर फेल भी होंगे बहुत सारे बच्चे तो मेरे को लगेगा हाँ मेरी कमी रह गई होगी कुछ पढ़ाने में, इसलिए ज्यादातर बच्चे फेल हो गए। आपने चीटिंग करके टेस्ट दे दिया और पास हो गए, और मैंने क्लास में पूछा कि ये वाला आंसर कैसे आया, और पता चला कि चीटिंग करके लिखा आंसर, तो फिर मुझे और ज्यादा बुरा लगेगा और फिर मैं आपको क्लास में नहीं आने दूंगा। तो ईमानदारी से टेस्ट देना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इस क्लास की, है ना। भले ही नहीं बने, कम मार्क्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें हमारी वैल्यू पता चल रही है। मैंने स्कूल के लिए भी आपसे यही एक्सपेक्ट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टर्मिनल में नहीं हो पाया। कुछ बच्चों ने किया, ऐसा नहीं सभी ने नहीं किया, कुछ बच्चों ने किया ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से किया। चलो भाई, अगला हमारा जो ग्रुप है वो है एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप मतलब शराब, क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह। अगला, है ना, जिसको हम एल्कोहल बोलते हैं। एल्कोहल जो है उसका क्रियात्मक समूह कैसा होता है, OH के रूप में होता है बेटा, है ना। और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है, कोई बताएगा सामान्य। एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 OH, है ना। और जब हम इसमें एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पहले सदस्य का नाम लिख कर आएगा, 1 लिखना नहीं पड़ता बेटा इसलिए लिख नहीं रहा हूं मैं। CH, दुगने से एक अधिक, दुगना करेंगे मतलब एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सॉरी दुगना हाँ दुगना, एक का दुगना 2 होगा, 2 में एक जोड़ेंगे तो 3, CH3OH, CH3OH। और अगर आपको ऐसे याद रखना है, CH3OH। एल्कोहल कैसे, आयुपेसी नाम कैसे याद रहेगा, तो हम CH3 जो C1 के लिए एल्केन समूह होता है, एल्केन, एल्केन में C1 को क्या बोलते थे, मेथेन, क्या मीथेन। मीथेन में से ई को हटाना है और ऑल प्रत्यय जोड़ना है। आयुपीएसी नाम बनेगा इसका मेथेनॉल, मेथेनॉल। टेस्ट से पहले आज मैं कुछ नाम दूंगा, वो उसके आयुपीएसी नाम लिखना है आपको, है ना। या फिर आयुपीएसी नाम दे दूंगा, उसका स्ट्रक्चर बनाना है। टेस्ट से पहले एक छोटा सा ऐसे ही जनरल नॉलेज के बेस पे। मेथेनॉल आयुपीएसी नाम हो जाएगा, प्रचलित नाम है मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल। रहने दो यार, लिखने का काम ऑलरेडी तुम्हारे पास होगा बहुत सारा। मैथिल एल्कोहल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, CH3OH। इसके बाद आप मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आसानी से बना ही लोगे। CH3 हो गया, एन की वैल्यू 2 पुट करो तो बनेगा C2H5OH, सबसे फेमस फॉर्मूला अमंग्स द स्टूडेंट। C2H5OH, एथेनॉल, हिंदी में लिख दूं, बहुत बार लिख चुके हैं, हिंदी में ही लिखना पड़ेगा आपको। एथेनॉल, प्रचलित नाम होगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। पानी के स्रोत को बंद कर दो, जहां से भी गेम है।
C2H5, तो CH3 को इधर खिसका दो, CH2 को यहां लिख दो, और OH। OH वैसे साथ में लिखा जाता है, बॉन्ड नहीं लगाया जाता है OH के बीच में। OH हमेशा साथ में लिखते हैं, लेकिन बॉन्ड डायग्राम बना रहे हैं तो लिख भी सकते हैं अलग, कोई दिक्कत नहीं। C2H5OH, यहाँ थोड़ी ना अपन C2, सबसे पहले C2 बनाते हैं, तो C2 बनाया, उसके साथ HHS लगा दिए चार डंडों के रूल के हिसाब से, और OH लिख दिया। अगर C3 पुट करेंगे तो C3H, तीन दूनी छह और एक सात, C3H7OH, नाम बनेगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। और जो प्रचलित नाम होगा वो क्या होगा, प्रोपिल एल्कोहल। क्या होगा, प्रोपिल एल्कोहल, है ना। अगर हम स्ट्रक्चर बनाने की बात करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले सी देखो, कार्बन C3 है ना जी, C3, तो सबसे पहले कार्बन को देखो, सी लिखेंगे, C ठीक। H7 के लिए यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन बनाएंगे, तीन हाइड्रोजन बनाए, यहाँ पर दो हाइड्रोजन बनाए, यहाँ पर अम, दो हाइड्रोजन बनाए, और साथ में O और H। ये बन गया C3H7OH, प्रोपिल अल्कोहल या प्रोपेनॉल। ये मेन नाम याद रखना बेटा, ये IUPAC नाम ही पूछे जाते हैं, ये नहीं पूछे जाते। बोले लिखवाए का है, जीके के तौर पर केवल ऑब्जेक्टिव में अगर मैथिल अल्कोहल किसी ने लिख दिया तो मेथेनॉल को ही बोलते हैं, वो पता होना चाहिए ना। कई बार टीचर प्रचलित नाम लिख देते हैं, तो उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आपको इसमें भी मैथ दिख रहा है, एथ दिख रहा है, प्रोप दिख रहा है, उससे भी निकाल सकते हो आप मेथेनॉल। ये मेन है IUPAC नाम, यही पूछे जाते हैं। तो ये बन गया एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल के बाद हमने पढ़ा था, दोनों ग्रुप साथ में पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्डिहाइड। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या पढ़ेंगे हम, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है COOH। सी के साथ डबल बॉन्ड में O लगा रहता है और OH लिखा रहता है। पहले सदस्य के नाम में कुछ नहीं है, ये ऐसा के ऐसा लिखो COOH, और आगे H लगा दो। दूसरे सदस्य के नाम में COOH वैसे ही लिखो, आगे CH3 लगा दो, क्योंकि दो कार्बन करना पड़ेंगे। अब तीन कार्बन करना है तो CH3 कोने पे चला जाएगा, CH2 बीच में घुस जाएगा, और COOH वहीं का वहीं है। नाम क्या बनेगा इसका, इसका ओइक एसिड जुड़ता है, प्रत्यय में क्या लगता है, ओइक एसिड, ओइक अम्ल। एसिड मतलब अम्ल। एसिड सुना होगा ना, घरों में यूज करते हैं हम, सेकंड चैप्टर में बताया भी तो था। तो जो पहला नाम बनेगा वो बनेगा मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। इंग्लिश में बोले तो मेथेनोइक एसिड हो जाएगा बस। बचपन में पढ़ते थे एसिड बाथरूम में यूज करते हैं टॉयलेट क्लीनर के रूप में, ये नहीं पता था कि अम्ल के भी इतने सारे प्रकार होते हैं। थोड़े बहुत तो पढ़ लिए थे ना 8th क्लास में, लेकिन इतने सारे होंगे वो नहीं पता था। मेथेनोइक अम्ल, है ना, इसको हम फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं, चींटियों में पाया जाता है। यही अम्ल छोड़ती चलती है चींटी, इसी के कारण से तो एक के पीछे एक चलती है वो। जब चींटी चलती है ना तो यही अम्ल को फॉलो करती है वो, इसी अम्ल की गंध को सूंघते हुए चलती है, स्मेल को। अगर हम किसी तेज चीज से उसको मिटा दें, लाइन को खींच दें, तो वो गंध मिट जाएगी, वो गंध मिट जाएगी तो चींटी के पीछे होगी ना, चींटी सूंघती रह जाएगी, कहाँ गई वो गंध एकदम से। कभी चींटी लाइन में चल रही हो ना, बीच में से हल्की से अपने हाथ से या तो पानी में उंगली डुबोना और पानी से ऐसे लाइन खींच देना, वो अम्ल पोंछ दिया आपने। अब वो पीछे वाली उंगली सूंघती रह जाएगी, कहाँ गई अम्ल की खुशबू, तो उनकी लाइन टूट जाएगी, है ना। आप कसाई बन सकते हो। मेथेनोइक अम्ल के बाद आता है एथेनोइक अम्ल। लिखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन
बुक में जो लिखा हुआ वही लिखना, मैंने बताया था बुक में भी दोनों तरह से लिखा हुआ है। एथेनोइक अम्ल, इसको हम प्रचलित भाषा में एसिटिक अम्ल बोलते हैं। एसिटिक अम्ल। ये C3 होगा तो प्रोपियोनिक अम्ल हो जाएगा ये, प्रोपेनोइक अम्ल। बस 3 तक ही याद रखना, इसका प्रसिद्ध नाम कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर बनाना है तो बॉन्ड डायग्राम ऐसे बनेगा, देखो COOH तो वैसे लिखना है जैसा ऊपर लिखा हुआ है, C डबल बॉन्ड के साथ O, सिंगल बॉन्ड के साथ OH, और इस साइड एक H हो जाएगा। फिर अगला नाम लिखने के लिए C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O, और OH तो वैसा क्या वैसा रहेगा, यहाँ पर CH3 जुड़ जाएगा। और आगे जोड़ना है तो CH3 कोने में जुड़ जाएगा, बीच में CH2 घुसता चला जाएगा। COOH इस साइड रहेगा, CH3 इस साइड रहेगा, बीच में CH2 घुसता चला जाएगा। ठीक। अगला है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है CHO। इसमें CHO बॉन्ड के रूप में कैसे लिखा जाता है, C डबल बॉन्ड O और H। पहले सदस्य का नाम लिखना है तो HCHO, दूसरे का नाम लिखना है तो CH3CHO, तीसरे का लिखना है तो CH3 कोने में चला जाएगा, CHO कोने में चला जाएगा, बीच में CH2 घुस जाएगा। इसमें OH अलग से कैसे जुड़ेगा, अलग OH है ही नहीं, केवल एक C है, एक H है और एक O है। एक O लगा दिया, एक C लगा दिया, एक H लगा दिया, तो अब इसमें OH है ही नहीं, तो फिर कहाँ से जोड़ूं मैं, एक एक्स्ट्रा H है ही नहीं। ऊपर COOH था, ऊपर वाले में OH कहाँ जोड़ूं बेटा मैं, OH जोड़ा तो है। OH मतलब तुम बोल रहे हो कि ये अल्कोहल तो नहीं है कहीं, ऐसा? OH अलग नहीं जुड़ेगा क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन समझा नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा। IUPAC नाम लिखने के लिए C1 को बोलते थे मैथेन बोलते थे ना, तो मैथेन ही लिखना है, और बस ई हटाकर अल लगाना है, तो मैथेनल हो जाएगा ये, मैथेनल। C2 है तो ये हो जाएगा एथेनल, एथेनल। C3 है तो ये हो जाएगा प्रोपेनल। प्रचलित नाम नहीं याद रखो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, कि एल्डिहाइड है ना, फॉर्मेल्डिहाइड। तो दूसरे का नाम होता है एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। इसका प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड। नहीं याद रखो कोई दिक्कत नहीं है, मेथेनल एथेनल प्रोपेनल याद रखो। आगे बढ़े, एल्डिहाइड के बाद आखिरी है कीटोन समूह। फिर मम्मी पाए चाय चाय बना। क्या हुआ, सॉरी आवाज नहीं आ, 2 मिनट में कूलर बंद कर। क्या नहीं आएगा? अभी क्या है, हेडफोन में बार बार भूल जा रहा हूँ, घर पे ही रखा रह जा रहा है वो, अभी यहीं से खरीद लूंगा मैं, सस्ता वाला।
इसलिए आवाज क्लियर नहीं आ पाती आप लोगों की मेरे तक। मेरे ख्याल से मेरी आवाज भी गड़बड़ होती होगी आप तक पहुंचने में। कीटोन आखिरी समूह है। कीटोन में हमको सी डबल बॉन्ड के साथ ओ लगा रहता है, क्रियात्मक समूह, और इस साइड भी कुछ ना कुछ एल्किल मूलक रहेगा और इस साइड भी कोई एरिल मूलक रहेगा। एल्किल एरिल कुछ भी हो सकता है। तो शुरुआत इसकी जो होती है वो इसकी होती है सी डबल बॉन्ड ओ, और इस साइड CH3 लगाते हैं और इस साइड CH3 लगाते हैं। तो शुरुआत ही C3 से होती है। देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, C3 से होती है। तो C3 को प्रोपेन बोलते थे अपन। इसमें ई हटाकर ऑन प्रत्यय लगता है, तो प्रोपेनॉन। ऑन प्रत्यय इंग्लिश में लिखो आप, प्रोपेन बोलते थे। ई को हटाना है और ऑन लगाना है, ONE। तो प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। फिर अगला आगे बढ़ाना है तो CH2 चाहे तो इधर घुसा दो, चाहे तो इधर घुसा दो, किसी भी एक साइड घुसा दो। तो मैं पहले इधर घुसा दे रहा हूँ, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। चार कार्बन हो गए तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। ठीक। ये कीटोन का है, केवल दो ही याद रखोगे काफी है, इसके प्रचलित नाम कुछ है नहीं। प्रचलित नाम इसका ही है प्रोपेनॉन का, इसको एसीटोन बोलते हैं। एसीटोन वही चीज है जो हमारे क्या बोलते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर में इस्तेमाल किया जाता है। नेल पॉलिश मिटाने के लिए जो लाते हो ना आप, थिनर वगैरह, उसमें एसीटोन ही होता है एक्चुअली में। प्रोपेनॉन का प्रचलित नाम एसीटोन है, बस यही ऑब्जेक्टिव में आता है इसका, बस बाकी खत्म है। तो ये है हमारे क्रियात्मक समूह। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीन है, और ये कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल चार है। टोटल मिला के 7 क्रियात्मक समूह है। IUPAC नाम आना चाहिए इनके लिखना। इसके साथ साथ इनका बंध संरचना डायग्राम बनाना आना चाहिए, किसी भी सदस्य का पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में इनका प्रचलित नाम भी पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा चौथा चैप्टर, जिसमें से प्रमुख रिवीजन था वो मैंने दोबारा आखिरी क्लास में भी करवा दिया। क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब आपका काम है क्वेश्चन आंसर याद करने का। अगर मैंने बोला था कि अगर याद कर रहे हो और कोई सा क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो रहा है तो आपको आज पूछना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कोई पूछने के इरादे से आया है, नहीं तो आते से ही अगर याद होता ना कि याद करना है ये चैप्टर, आते से ही बच्चों का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है ये वाला क्वेश्चन याद नहीं हुआ। और मुझे उम्मीद नहीं है कि आप लोगों ने याद किया है ये वाला चैप्टर, नहीं तो बच्चे आते से ही पूछते कि ये वाला क्वेश्चन याद नहीं हुआ। क्योंकि जब बच्चे होमवर्क करते हैं ना, तो वो टीचर के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं कि हमने होमवर्क किया था लेकिन हमसे बना नहीं। अगर आपने चैप्टर याद किया है तो पूछो कौन सा याद नहीं हुआ है। साबुन और अपमार्जक, इसमें क्या याद नहीं हुआ? साबुन अपमार्जक की डेफिनेशन या फिर उन दोनों में अंतर? साबुन की डेफिनेशन इस चित्र से याद रख। साबुन की डेफिनेशन बस इस चित्र से याद रखना पड़ेगा। ये जो पहाड़ बनाया हुआ है इसको हम लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। ये जो बनाया हुआ है ये आयनिक सिरा है, आयन है। कौन सा आयन है? सोडियम अथवा पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम। तो साबुन लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले वसीय अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले वसीय अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। जल रागी और जल विरागी मतलब साबुन की सफाई क्रिया विधि वाला समझ में नहीं आया? ठीक है, समझा दे रहा हूँ। साबुन की डेफिनेशन हो जाएगी, साबुन लंबी, अच्छा उदाहरण भी याद रखना है इसका। C17, H35, पूना।
या कुक भी हो सकता है, कूना। या आपको मालूम है, सोडियम की जगह कोई पोटेशियम भी लग सकता है, तो C17H35 COO, ये दोनों ही साबुन के उदाहरण है, तो याद रखना चाहिए। एक्चुअली में जो अभी मैंने चित्र बनाया, इसमें जो ये जो डायग्राम है, इसमें एक सिरा जो है, ये वाला सिरा जो है ना, ये आयनिक सिरा होता है। और आयन जो है वो हमेशा पानी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहता है। ये Na+ आयन है ना, ये किसकी तरफ अट्रैक्टेड है? पानी की तरफ। तो जो जो सिरा, आयनिक सिरा, पानी की तरफ अट्रैक्टेड रहता है, उसको हम जल रागी सिरा बोलते हैं। जल रागी। और जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है उसको हम जल विरागी बोलते हैं। मतलब इसको पानी से ज्यादा कोई लगाव है नहीं। इसको किससे लगाव है? जो कपड़े पे मैल लगा है ना, तेल, चिकनाई वाली गंदगी, उससे लगाव है। तो इस साबुन के अणु क्या करते हैं, जहां जैसे ही हम उसको कपड़ों पे लगाते हैं, तो आयनिक सिरा तो पानी की तरफ रहता है, और जो जल विरागी सिरा है वो मैल पे चिपक जाता है। और साबुन के अणु लगातार जो है इसके पास आते जाते हैं। और जो जल रागी सिरा है, आयनिक सिरा, वो बाहर की तरफ रहता है। और जो जल विरागी सिरा है, लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ, वो मैल की तरफ चिपक जाते हैं। ये मैल है कुछ, तेल का, चिकनाई का मैल है कुछ। बहुत सारे पानी के साबुन के अणु जो है वो इस तरह से इसके आजू बाजू इसके घेरा लगा लेते हैं। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? मिसेल संरचना। मिसेल। जब ये साबुन के अणु मैल से आके चिपक गए, अब हम क्या करेंगे? कपड़ों को रगड़ेंगे, पीटेंगे, धोएंगे, मलेंगे, बहुत कूटेंगे, अलग अलग प्रकार से उनको परेशान करेंगे, कपड़ों को रगड़ना होगा। उससे क्या होगा? ये मैल को लेकर अलग हो जाएंगे कपड़े से, इनकी पकड़ ढीली हो जाएगी, मैल की पकड़ ढीली हो जाएगी कपड़े पर। और जैसे ही हम उसको साफ पानी में डुबोएंगे, तो ये जो मिसेली संरचना है जिससे मैल चिपक गया है, वो कपड़े से हटकर साफ पानी में आ जाएगी। ये जल रागी सिरों के कारण से, क्योंकि और पानी दिख गया ना उसको, ये सिरे जो है वो और पानी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्या होगा? ये इस मैल को खींचते हुए ले जाएंगे, और गंदे अपना जो साफ पानी है उसमें ले आएंगे। फलस्वरूप क्या होगा? कपड़े पे से मैल हट जाएगा, और वो मैल काय में जाएगा? पानी में जाएगा। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने बच्चे जो है वो कपड़े धोते हैं। अगर आप धोते हो तो इस प्रोसेस को हर दिन अपने अपने आप होते हुए देखोगे ना। आप इमेजिन कर लो भाई, अपमार्जक थोड़ी देर के लिए, डिटर्जेंट जो है वो थोड़ी देर के लिए साबुन का अणु है। यही इमेजिन कर लो थोड़ी देर के लिए। तो आपने जैसे ही कपड़े पे दाग लगा, मतलब ये मैल लग गया है। अब अपन इसको गलाएंगे, पानी में गला कर रखेंगे सर्फ डालकर, तो सर्फ मतलब साबुन के अणु क्या करेंगे? इसके मैल से चिपक जाएंगे। जल रागी सिरा जो कि आयनिक सिरा होता है वो ऊपर की तरफ रहेगा, जल विरागी सिरा जो कि उल्टी साइड रहता है वो मैल से चिपक जाएगा। अब वो सारे साबुन के अणु मैल से चिपक गए हैं। अब क्या करेंगे? ये मिसेल की संरचना का निर्माण हो गया है। अब हम उसको पटकेंगे, कूटेंगे, मोगरी से कूटेंगे, वॉशिंग मशीन में घुमाएंगे, वगैरह वगैरह, तरह तरह से परेशान करेंगे कपड़े को। क्या हो जाएगा? ये मिसेल की संरचना, जो मैल की संरचना, जो कपड़े से मैल जो था ना, जो कपड़े से चिपका हुआ था, अब वो मिसेल से तो चिपक गया, मिसेल तो बना ही लिया, अब वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा कपड़े से। और जैसे ही हम उसको पानी साफ पानी के में डुबोएंगे, खंगालने के लिए, खंगालने की प्रोसेस करेंगे, तो ये मिसेल की संरचना जिससे मैल चिपक गया था वो कपड़े को छोड़कर पानी में जाएगा। और जैसे ही पानी में आएगा, हमारा कपड़ा साफ हो जाएगा। तो ये साबुन की सफाई क्रिया विधि है ना। उम्मीद है समझ में आई होगी। उम्मीद है आज की क्लास में भी आज कुछ नया तो नहीं सीखा है, लेकिन पुराना पुराना रिवाइज जरूर किया है। ठीक है, जिनको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नहीं आ रही थी, उम्मीद है आ गई होगी। जिनको IUPAC नाम में थोड़ी बहुत कमी दिख रही थी, वो हो सकता है पूरी हुई हो, है ना। मंडे के लिए टेस्ट के लिए तैयार रहो, क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ मैं अभी, इस चैप्टर को ही याद रखो। कल आपका सोशल साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। अर्थव्यवस्था का ही तीन तीन चैप्टर कंप्लीट करने थे, तो अर्थव्यवस्था वैसे आप एग्जाम हो चुका है मेरा आपका, तो देखते हैं, मेरे ख्याल से राजनीति उठा लेना चाहिए फिर से हमको, ताकि राजनीति अब खत्म कर दें। अब खत्म करने की बारी है, तो अब राजनीति खत्म करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे अर्थशास्त्र खत्म करेंगे, उसके बाद भूगोल तो सबसे आखिरी में उठाएंगे, इतिहास खत्म करेंगे, और भूगोल आपका ऑलरेडी स्कूल में चल रहा होगा, अच्छा चल रहा होगा।
उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे सबसे। तो अब हमारी बारी राजनीति की है, राजनीति को खत्म करना है हमको अब जल्दी से, क्योंकि सबसे ज्यादा चैप्टर मेरे ख्याल से राजनीति में ही है ना। इजी है। कल से सोशल साइंस फिर से देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब वो बैरागढ़ वाले बच्चों के साथ थोड़ी सी परेशानी है बेटा, मैं समझ सकता हूँ।